अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है गर्ड, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें क्या होगा कि आपके गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो हैं वो रिफ्लेक्स होगा, मतलब काम पे वापस आएगा आपके एसोफेगस में। तो डिज़ीज़ क्या है, मेनली ये क्या चीज़ है, रिफ्लेक्स ऑफ आपके गैस्ट्रिक कंटेंट। और होता क्यों है, आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, पेशेंट का जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होगा, एकलेजिया में हमने पढ़ा था, वो क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, रिलैक्स नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ऊपर का जो मटेरियल है, मतलब आप जो स्वॉलो करते हैं, आपके स्टमक में नहीं जा पा रहा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर ज़्यादा रिलैक्स कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो उसका कंटेंट होगा वो कहाँ पे वापस आएगा, एसोफेगस में आएगा। तो ये क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसकी वजह से कंटेंट आपका एसोफेगस में आएगा। इसकी कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ पढ़ लेते हैं। कॉजेज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक रोज़मर्रा की जो डेली रूटीन है वही आपका गर्ड की कॉज होगी। जैसे कि कैफ़ीन है, टी, ज़्यादा चाय का इस्तेमाल, ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल, निकोटीन का इस्तेमाल। इसके अलावा रूटीन से हट के प्रेगनेंसी इसकी कॉज है। प्रेगनेंसी में पेशेंट्स को, फीमेल्स को अक्सर ही कॉम्प्लिकेशन रहती है, कंप्लेन रहती है इसकी गर्ड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेगनेंसी कर लेते हैं, प्रेगनेंसी। इसके अलावा आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट्स को भी अक्सर यही कंप्लेन रहती है, और ये डायबिटिक पैरालिसिस की वजह से भी हो सकता है। तो आप डायबिटीज़ ही सिर्फ याद रखें। इसके अलावा चॉकलेट, कॉफ़ी, मल्टीपल कॉजेज़ हैं। कॉफ़ी, कैफ़ीन, कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन ही होती है, निकोटीन, तो ये कुछ कॉजेज़ है। इसके अलावा ये आपकी इसके अलावा ये है कि जो लोग एक तो फैटी मील खाते हैं बहुत ज़्यादा, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता। सेकेंडली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो लेस एफिशिएंट होता है एट नाइट टाइम, तो रात के वक्त खाने वाले लोग। और तीसरा खा के सो जाने वाले। और फोर्थ वन है जिनकी जो है स्पाइन पोजीशन जो है वो नहीं, मतलब उनकी जो स्पाइन पोजीशन होती है, जब लेटना होता है तो एटलीस्ट हेड की जो रोटेशन होनी चाहिए, हेड एलिवेटेड होना चाहिए एटलीस्ट 6 इंचेस। तो जो बगैर पिलो के सोते हैं, तो वो तो आप नहीं करोगे यहाँ पे, लेकिन वो आप ट्रीटमेंट में पड़ते हैं। तो इसके अलावा क्या आएगा, फैटी मील, हैवी मील, बहुत ज़्यादा खाने वाले लोग। इसके अलावा लेट नाइट मील, नॉकटर्नल मील भी आप कह सकते हैं इसको। अल्कोहलिक्स को कॉमन है, अल्कोहलिक्स और स्मोकिंग। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज़ थी जिसकी वजह से गर्ड हो सकता था। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आपको कॉजेज़ नहीं याद रखने, आपको सिम्टम्स याद रखने हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशन। गर्ड की एग्ज़ाम में पूछी ही कॉम्प्लिकेशन जाती है। तो कॉजेज़, अब इसके सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे, सबसे पहले क्या होगा, आपके गैस्ट्रिक एसिड जो है वो रिफ्लेक्स करेगा, वापस आएगा, जिसकी वजह से अल्सर्स हो सकते हैं। और गैस्ट्रिक वापस आ रहा है तो क्या होगा, पेशेंट को हार्ट बर्न होगा, और पेशेंट को इतनी स्वेयर पेन होगी, ऐसे मिमिक करेगा जैसे उसको कार्डिक MI की या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की पेन होती है। तो उसको स्वेयर चेस्ट पेन होगी, स्वेयर चेस्ट पेन सिर्फ आप लिखें, चेस्ट पेन होगी जो मिमिक करेगी किसे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से। क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के अंदर पेशेंट को चेस्ट में इतनी स्वेयर पेन होती है, वो फिस्ट बंद करके, हाथ बंद करके ना ऐसे यहाँ से प्रेस करके रखता है। और गर्ड के अंदर बिल्कुल ऐसे ही होता है, या तो उसका हाथ ऐसे हॉरिजॉन्टली होता है, या वो ये साइन शो कर रहा होता है। तो ऐसे मिमिक कर रहा होता है जैसे उसके चेस्ट में इतनी ज़्यादा पेन है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में होती है, लाइक MI में होती है। इसके अलावा पेशेंट जब रात के वक्त सोएगा
सोया हुआ है, स्पाइन पोजीशन में है, जो उसका एसिड है कहाँ जा रहा है, ट्रैकिया में जा रहा है। ट्रैकिया में जाएगा, ज़ाहिरी बात है एसिड है वो नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ पे होती है आपके ट्रैकिया में रिकरेंट लरेंजियल नर्व। एसिड कहाँ जा रहा है, इन ट्रैकिया। ट्रैकिया से क्या करेगा, रिकरेंट लरेंजियल नर्व उसको डैमेज करेगा। रिकरेंट लरेंजियल नर्व जो डैमेज होगी, क्या होगा, उसकी वजह से पेशेंट को बोलने में प्रॉब्लम आएगी। उसको कहते हैं हम हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ये मेनली दो चीज़ आप याद रख लें। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, पेशेंट को क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, मिमिक लाइक CAD लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। और इसके अलावा क्या होगा, पेशेंट को हार्ट बर्न होगा, कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हार्ट बर्न, कॉमन सिम्टम है हार्ट बर्न। और इसके अलावा अब कंटेंट क्या हो रहा है, वापस जा रहा है। मे भी पॉसिबल है कि ये आपका ट्रैकिया को लीव करे, और क्या अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाए तो उसकी वजह से पेशेंट को निमोनिया हो सकता है। कौन सा, आप सिर्फ निमोनिया हो सकता है, एटिपिकल निमोनिया हो सकता है पेशेंट को। ओके ठीक है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी आएंगे। और कॉम्प्लिकेशन में कॉजेज़ में एक याद रख लें, ओबीज़ पेशेंट को, मोटे लोगों में बहुत ज़्यादा ये कॉमन होती है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो गई, सिम्टम्स हो गए, इसके कॉजेज़ हो गई। अब इसके कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है, आपके एसोफेगस में स्टमक आ रहा होगा तो आप स्टमक की मॉनिटरिंग कर लें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 24 घंटे के लिए स्टमक की एसिडिटी को चेक करेंगे। इन्वेस्टिगेशन वेरी सिंपल, 24 आवर गैस्ट्रिक या एसोफेजियल pH मॉनिटरिंग। ये इसका बेस्ट इनिशियल भी है, सिम्टम्स बेस पे बेस्ट इनिशियल और मोस्ट एक्यूरेट भी टेस्ट यही है, 24 आवर गैस्ट्रो या एसोफेजियल pH मॉनिटरिंग। अब इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा, एसिडिटी है, मेन कॉज ही एसिडिटी है। तो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, PPIs यूज़ करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, PPIs यूज़ करेंगे। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमारा PPI होगा। PPIs में क्या होता है, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, ओमेप्राजोल वेरी कॉमन, इसके अलावा लेंसोप्राजोल और इसोमेप्राजोल, और बहुत सारे होते हैं, ओमेप्राजोल। तो ये कुछ PPIs हैं। इसके अलावा हम एंटासिड्स भी दे सकते हैं। ये याद रखें, जब इस पेशेंट को हम एंटासिड देंगे, PPI देंगे, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स कवर हो जाएंगे। एक ये भी क्लिनिकली अब इन्वेस्टिगेशन ये, लेकिन क्लिनिकली ये बताता है पेशेंट को GERD के सिम्टम्स हैं। ये सभी सिम्टम्स हों, चेस्ट पेन हो रही हो, आप PPI दें, रिलीफ हो, तो आप समझेगा ये क्या GERD है। एंटासिड्स में आप एक दो याद रख लें, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं, अकेला मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, तो ये एंटासिड है। इसके अलावा आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, H2 ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। H2 ब्लॉकर्स में आ जाते हैं फिमोटिडीन, जो कॉमनली और सिर्फ यूज़ होने वाला फिमोटिडीन ही है, फिमोटिडीन। और इसके अलावा एक और याद रख लें, सिमेटिडीन। इसका साइड इफ़ेक्ट पूछा जाता है सिर्फ, सिमेटिडीन का साइड इफ़ेक्ट है, ये मेल्स के अंदर गायनेकोमेस्टिया कॉज करता है।
ये एक MCQs है। अलहदा से सिमेट्रीन H2 ब्लॉकर है। H2 ब्लॉकर उसकी कॉज की क्या साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, गायनेकोमास्टिया। तो ये हो जाएगा ट्रीटमेंट आपका GERD का। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, GERD क्या है। GERD आपका गैस्ट्रिक कंटेंट का आपके एसोफेगस में जाना, ये GERD है। होता है किस वजह से, कैफ़ीन, स्मोकिंग, अल्कोहल, प्रेगनेंसी, मल्टीपल कॉजेज़ हैं। और इसके अलावा अब इसकी जो सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम्स क्या आएंगे, पेशेंट को चेस्ट पेन होगी मिमिक लाइक CAD। और इसके अलावा क्या होगा, पेशेंट को डिस्फेजिया नहीं होगा, पेशेंट का जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वापस आएगा। तो पेशेंट को एस्पायरेशन निमोनिया होगा। निमोनिया, अब सिर्फ निमोनिया याद रखें, निमोनिया होगा। और इसके अलावा क्या होगा, पेशेंट को रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज होगी। पेशेंट को हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। जब सुबह उठेगा उसका गला ख़राब होगा, जैसा खांसी की वजह से ख़राब होता है ना, सॉर थ्रोट होगा पेशेंट को, क्योंकि एसिड है, एसिड वहाँ पे डैमेज कॉज करेगा। उसकी वजह से डैमेज किसको कर रहा है, मेनली रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को। उसकी वजह से पेशेंट को हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है और हार्टबर्न होगा, चेस्ट पेन। ये कॉमन सिम्टम्स आएंगे। GERD की याद रखने वाली जो चीज़ है, इसकी कॉम्प्लिकेशन है। और इसके ट्रीटमेंट के अंदर आप ये भी याद रख लें कि जब ये चीज़ें आप मेडिकेशन के साथ पेशेंट को ट्रीट करें और GERD कवर ना हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, ओके एक और चीज़ मिसिंग है। GERD होती है हाइटस हर्निया की वजह से, इम्पोर्टेंट है। हाइटस हर्निया की ये कॉज है। हाइटस हर्निया आप याद रखना, हाइटस हर्निया में भी पेशेंट को GERD के सिम्टम्स आते हैं। और इसके अंदर जब पेशेंट को मेडिकेशन के साथ रिलीफ ना हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट की सर्जरी करते हैं। सर्जरी का नाम याद रखना है आपने, निसन फंडोप्लिकेशन। और ये भी याद रखनी कितनी हमने करनी है, 270 डिग्री की रोटेशन करनी है। मतलब आपने एटलीस्ट 1/3 जो है ना वो कवर करना। बस आप ये याद रखें कि निसन फंडोप्लिकेशन करते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर इसमें क्या करते हैं, आप स्टमक का जो फंडस है उसको आप रैप अप कर देते हो, उसके साथ जहाँ से जो लोअर स्फिंक्टर है उसको स्टिक कर देते हो, ताकि वो स्फिंक्टर जो रिलैक्स हुआ है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, उसका रास्ता बंद हो जाए। 100% नहीं करते हैं, मतलब इसके कंप्लीट नहीं करते, क्योंकि गैस्ट्रिक अगर कॉन्टैक्ट आपके उसमें स्टमक में ही जाएगा तो उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन आएगी, लाइक एक्लेजिया। तो ये याद रखना, 270 डिग्री आप सिर्फ करते हैं, आप 1/3 जो है वो उसका वो बंद करते हैं। इसकी अब कॉम्प्लिकेशन कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे कॉम्प्लिकेशन ही पूछी जानी है। पहली कॉम्प्लिकेशन है स्टमक नीचे से, आपका एसोफेगस नीचे से क्या हुआ है, रिलैक्स हो गया है, लेकिन इसके अंदर शेड्स की रिंग्स बन जाते हैं या स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जगह जगह से आपका एसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, रिलैक्स नहीं हो पाता। तो पहली कॉम्प्लिकेशन क्या आ जाएगी पेशेंट की, शेड्स की रिंग्स। शेड्स की रिंग्स। शेड्स की रिंग बन जाएंगी। और इसके अलावा आपका स्टिक्चर्स बन जाएंगे, एसोफेजियल स्टिक्चर्स बन जाएंगे जगह जगह पे, स्टिक्चर्स। इसके अलावा ये तो दो, और एक और एसोफेजियल लेंथ शॉर्टनिंग, ये आप याद रखना चाहें तो याद रख लें। क्या होता है निसन फंडोप्लिकेशन में, क्या होता है कि आपके एसोफेगस के जो साइज़ है, लेंथ जो है वो कम हो जाती है सर्जरी के बाद। स्टिचेस को ट्रीट करेंगे तब भी लेंथ कम हो जाएगी, शेड्स की रिंग मूव करेंगे तब भी सेम ये चीज़ होगी। ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी चीज़ें हैं, ठीक है। अब जो याद रखनी है वो है बैरेट एसोफेगस। अभी आया है आपका याद करने वाला टॉपिक, बैरेट एसोफेगस। बैरेट एसोफेगस क्या होता है, आपके एसोफेगस के अंदर नॉर्मली नॉन कैरेटिनाइज कोलोमरस सेल्स होते हैं, ठीक है।
वो क्या होते हैं, एसिड की वजह से डैमेज होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, स्क्वेमस सेल, सॉरी नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल कन्वर्ट होते हैं कोलुमिनर सेल के अंदर। इसमें क्या होता है, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल्स होते हैं नॉर्मली, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, कोलुमिनर सेल के अंदर। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाप्लेजिया। मतलब बैरेट एसोफेगस में क्या होगा, पहले होगा मेटाप्लेजिया होगा, एक सेल डैमेज होने की वजह से, एसिड की वजह से दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट हो गया है। फिर क्या होगा, ये कोलुमिनर सेल जो होंगी और डैमेज होंगे और इनका बेड़ा गर्क होगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, कैंसरस सेल के अंदर। कैंसरस सेल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे और इनकी कन्वर्जन को हम कहेंगे डिस्प्लेजिया। ये दो वर्ड याद रख लें, सिर्फ मेटाप्लेजिया होगा और डिस्प्लेजिया होगा। डिस्प्लेजिया क्या है कि आपका कोलुमिनर सेल्स या फिर आप कह लें नॉर्मल सेल्स जो हैं आपके कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। याद है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम एसोफेजियल कैंसर्स पढ़ रहे थे, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर्स के अंदर कैंसर होती थी, उसकी एक कॉम्प्लिकेशन थी गर्ड और बैरेट एसोफेगस, तो ये वो है। और लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के अंदर कौन सा कार्सिनोमा होता है, कौन सा कैंसर होता है, एडिनो कार्सिनोमा इन लोअर 1/3 के अंदर। ये बस याद रखना है, ठीक है। अब इसका कर लेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन रहेगी इसकी। जब हम गर्ड को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, हमें पता है ऑलरेडी का गर्ड जो है एटलीस्ट 5 साल के अंदर आपका जो गर्ड होगा वो कन्वर्ट होगा विद इन 5 ईयर। हमें पता है कि 5 साल के बाद इसने बैरेट एसोफेगस कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट होना है। बैरेट एसोफेगस में कन्वर्ट होगा, तो जब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करते हैं, साथ में ही हम एंडोस्कोपिकली क्या करेंगे, एंडोस्कोपी करके उसकी बायोप्सी लेंगे। एंडोस्कोपिक बायोप्सी करेंगे। एंडोस्कोपिक बायोप्सी करने से हम चेक करते हैं कि पेशेंट को बैरेट एसोफेगस है या नहीं है तो वो किस स्टेज में है, वो मेटाप्लेजिया की स्टेज में है, वो माइल्ड डिस्प्लेजिया की स्टेज में है, या हाई या फिर वर्स्ट डिस्प्लेजिया जो है उस स्टेज में है। अब इसकी कर लेते हैं ट्रीटमेंट। आपको सिर्फ कॉम्प्लिकेशन याद रखनी है और कॉम्प्लिकेशन के अंदर कैंसर कौन सा होगा वो याद रखना है। अब इसका कर लेते हैं ट्रीटमेंट क्या है। अगर तो पेशेंट को सिर्फ माइल्ड या फिर आप सिंपली कह रहे हैं मेटाप्लेजिया है, तो आप क्या करेंगे, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, गर्ड का ट्रीटमेंट आ गया। अभी मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ इसका बैरेट एसोफेगस का। मैं आपको बैरेट एसोफेगस का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। बैरेट एसोफेगस में क्या होगा, आपने क्या करना है, पेशेंट की एंडोस्कोपी करनी है। एंडोस्कोपी करके चेक करना है कि पेशेंट को मेटाप्लेजिया है या डिस्प्लेजिया है। तो अगर तो मेटाप्लेजिया हुआ तो सिर्फ और सिर्फ आपने सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है और पेशेंट को 2 to 3 ईयर फॉलोअप, मतलब पेशेंट को 2 से 3 साल के बाद बुलाना है, दोबारा से कहना कि आपने 2 साल के बाद आना है और उसके बाद आपने दोबारा से क्या करनी है, एंडोस्कोपी करनी है। चेक करना है कि जो मेटाप्लेजिया है डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हुआ है या नहीं, बस। उसके अलावा आपने कुछ नहीं देना,
वही आपका GERD का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वही है। जब चेक करेंगे माइल्ड, अगर आपको एंडोस्कोपी के अंदर माइल्ड डिस्प्लेजिया मिला है, माइल्ड डिस्प्लेजिया होगा तो आपने क्या करना है, पेशेंट को हाई डोज PPIs देने हैं। सिर्फ ये ट्रीटमेंट होगा माइल्ड डिस्प्लेजिया का। अगर स्वेयर या फिर कंप्लीट या वर्स स्वेयर डिस्प्लेजिया है तो आप क्या करेंगे। और इसके बाद अब माइल्ड डिस्प्लेजिया मिल जाएगा, ये भी याद रखना है कि फॉलोअप करना है 6 मंथ का। उसको 6 महीने के बाद बुलाना है और चेक करना है कि उसकी डिस्प्लेजिया की कंडीशन कितने वर्ष हुई है। और जब स्वेयर डिस्प्लेजिया होगा तो क्या करना है, आपने सर्जरी करनी है। सर्जरी में क्या करेंगे, एंडोस्कोपिक अब्लेशन करेंगे। मतलब हम जला देंगे उतने हिस्सों को, रिमूव कर देंगे जहाँ पे आपको डिस्प्लेसिया मिला है। और उसके बाद फिर 3 मंथ्स का फॉलोअप, 3 महीने के बाद दोबारा से उसको बुलाना है और चेक करना है कि उसका डिस्प्लेसिया जो ट्रीट किया था ख़त्म हुआ है या नहीं। अब हम ट्रीटमेंट करते हैं GERD का। GERD का ट्रीटमेंट मिसिंग था। GERD का ट्रीटमेंट है, आपने सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। मोटा बंदा है तो उसको वेट लॉस करने का कहना है। लेट नाइट मील खा रहा है तो उसको कहना है कि सोने से पहले एटलीस्ट 3 आवर पहले आपने मील लेना है। टेक मील बिफोर एटलीस्ट मील बिफोर एटलीस्ट एटलीस्ट 3 आवर बिफोर गोइंग टू बेड। सोने से पहले एटलीस्ट उसको 3 घंटे पहले खाना खाना है। सोने के 3 घंटे के अंदर उसको खाना नहीं कुछ भी खाना। फैटी मील को अवॉइड करना है और अपना फैटी मील अवॉइड करना है। हैवी मील है तो उसको स्मॉल पार्टीशंस के अंदर लो डोज मील, जैसे लो डोज ड्रग्स होते हैं ना, वैसे लो डोज में उसको मील लेना है। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को ट्रीट करेंगे, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट और उसके डायबिटिक पैरासिस को ट्रीट करेंगे, GERD ठीक हो जाएगा। प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी ख़त्म होगी तो प्रेगनेंसी ख़त्म होने के साथ ये ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा आपने उसको 6 डिग्री आप कह लें, 6 डिग्री 6 इंचज़ हेड एलिवेशन का कहना है ऑन बेड। सोते टाइम उसको ये कहना है। इसके अलावा याद रख लें कि GERD के पेशेंट जो होते हैं इनको अगर तो लेटाएं, लेटने पे इनका जो ट्रैक होगा वो इजीली एसिड जो है एसोफेगस में आएगा और पेशेंट के ट्रैकिया में आएगा और पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे। लेकिन जब ये उठ के बैठते हैं, ये बस क्लिनिकली याद रख लें, जब उठ के बैठेंगे या खड़े होंगे तो इनको कुछ हद तक रिलीफ होगा। ये भी शो करता है कि ये GERD है। तो ये था आपका GERD। अब GERD को एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। GERD क्या होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है। इसमें पेशेंट को एसिड आएगा, आप पेशेंट को वॉमिट, पेशेंट के गैस्ट्रिक कंटेंट्स आएंगे आपके स्टमक के अंदर, स्टमक से आएंगे इसमें आपके एसोफेगस में। एसोफेगस में आने के बाद फिर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, कॉज सिम्टम्स क्या होंगे, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, चेस्ट पेन, हार्ट बर्न, जो एसिडिटी के, सिंपली हम जिसको एसिडिटी कहते हैं, एसिडिटी के सिम्टम्स आते हैं। कॉजेज़ इसकी क्या है, कॉजेज़ इसकी हैवी मील, बहुत ज़्यादा खाना, रात को सोते टाइम खाना, रात के टाइम खाना, फैटी मील खाना, अल्कोहल, स्मोकिंग, इसके अलावा डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी। अब ये 2 याद रख लें, डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी के अंदर। और इसके अलावा चॉकलेट यूज़र्स के अंदर, कॉफ़ी पीने वालों के अंदर और निकोटीन यूज़र्स के अंदर ये कॉमन होता है। और भी बहुत सारी कॉजेज़ हैं, ये कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं।
कॉम्प्लिकेशन आप सिर्फ बैरेट एसोफेगस याद रखें। बैरेट एसोफेगस क्या है? मेटाप्लेजिया है और वो डिस्प्लेजिया, कैंसर मतलब आपका गर्ड कैंसर कॉज करेगा। तो बेहतर है कि आप उसको पहले ही ट्रीट करें, पीपीएस दें, पीपीएस दे कर ट्रीट करें। एटलीस्ट 8 महीने तक आपने पीपीएस देने होते हैं गर्ड के अंदर, ताकि वो मेटाप्लेजिया कॉज ना करे। अगर मेटाप्लेजिया हो गया है तो आपने उसको फॉलोअप पे रखना है, फिर आपने डिस्प्लेजिया का वेट करना है। डिस्प्लेजिया होगा तो पीपीएस देंगे और उस हाई डोज पीपीएस देंगे। पहले हम नॉर्मली कितना दे रहे हैं, 20 mg देंगे, 40 mg देंगे, इसके अंदर 80 mg डबल ट्रिपल डोजेज में देते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, जब स्वेयर डिस्प्लेजिया होगा तो उसका एप्लीकेशन करेंगे मतलब जला देंगे एंडोस्कोपिकली। तो ये था आपका